हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग लेके आ गए हैं यूपी लेखपाल 2022 के ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट 2। देखिए, बहुत दिन बाद आया है, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम आगे चला गया था, अब डेली का डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने इसमें से 25 में से 20 सही कर दे रहे हैं ग्रामीण परिवेश, तो ये मान के चलिए आप लेखपाल बन गए हैं। मतलब बन गए का मतलब ये मान के चलिए, अगर 20 क्वेश्चन आप सही कर दे रहे हैं तो ये बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत ही तगड़ा है आपका इसका मतलब। और जो है, आप अपना क्वेश्चन गिनते चलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 20 सही कर दे रहे हैं तो आप बहुत मतलब अच्छा बन गया है। अगर आप 15 प्लस सही कर रहे हैं तो इसका मतलब तब भी आपका अच्छा है ग्रामीण परिवेश। लेकिन आप अगर 15 से कम सही कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत की बात है। लेकिन अगर आप 15 प्लस कर रहे हैं या 20 आप कर दे रहे हैं तब तो एक्सीलेंट है। अगर लेकिन 15 प्लस भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर से वो बोलना पड़ेगा ही कि वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल एग्जाम इन्फो पे नए हैं तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है प्रैक्टिस सेट 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश, इधर आ जाते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो जिन्होंने भी इसका आंसर अगर डी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसके अलावा कुछ लगाया है तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना की गई थी वर्ष 1983 में। आगे हम लोग देखते हैं, राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में? ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। तो अगर आपका आंसर है प्रयागराज तब तो बिल्कुल करेक्ट है। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कमेंट्री टैब में भी इसको डाला था, मैक्सिमम बच्चे लखनऊ बता रहे थे, लेकिन आप जान लीजिए कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है। चलिए आप तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? आप लोगों को पता होगा, गाँव में जब किसी किसान के पास ज़मीन नहीं होती है तो वो दूसरे किसान की ज़मीन लेके, जिसके पास अत्यधिक ज़मीन होती है लेकिन काम करने के लिए वर्कर नहीं होते, तो अधिया या बटाई शब्द को ले लिया जाता है। तो बताइए वो किससे होता है? कि फसल के उत्पादन से संबंधित होता है, कृषकों की मीटिंग से, या फिर फसल की कटाई संबंधित होता है, फसल की साझेदारी से। तो आप सबको पता होगा अधिया मतलब होता है फसल का साझेदारी, यानी फसल को आधा आधा बांट दिया जाता है। देखिए, जिस किसान का ज़मीन होता है वो उसमें कोई भी मेहनत नहीं करता है, कोई भी उगाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करता है, केवल अपना ज़मीन देता है। और बाकी ये किसान जो है, इसके पास ज़मीन नहीं होता है तो केवल मेहनत करता है और उसके बाद में फसल को आधा आधा बांट लिया जाता है। ये अधिया होता है। आगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी ये समितियां हैं पंचायती राज से, 4-5 समितियां जो भी हैं, वो एकदम रट लीजिएगा कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? किसने की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, बताइए आप लोग, या फिर एमएल सिंघवी समिति। तो अगर आपका आंसर है ऑप्शन बी तब तो बिल्कुल आप करेक्ट हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा की थी। अगर अन्य कुछ लगा रहे हैं तो अभी आपको याद करने की ज़रूरत है। पांचों समितियों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। ऐसे पांचों प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि प्रधान योजना थी? तो आप लोग बताइए कि कौन से पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को प्रधानता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, या द्वितीय में, या तृतीय में, या चतुर्थ में? देखिए, कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और प्रथम पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति के जस्ट बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई थी। इस वजह से उसमें वो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पंचवर्षीय योजना में अगर कृषि की प्रधानता पूछी जाए तो हमेशा प्रथम पंचवर्षीय योजना ही आंसर आप लोग लगाइएगा, यानी 5 का ए। तो आप लोग गिनते चलिएगा कि 5 में आपका कितना क्वेश्चन अभी तक सही हुआ। देखते हैं 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका सही हो पाता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं कि यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है, अगर पंचायत को भंग किया जाता है तो कितने माह के भीतर जो है दोबारा चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए? तो ये सब, इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपने इसका आंसर लगाया है 2 माह तो आप गलत हैं, 1 माह तब भी आप गलत हैं, 4 माह तब भी आप गलत हैं, लेकिन अगर आपने आंसर लगाया है 6 माह तो आप बिल्कुल ही करेक्ट हैं। तो 6वां क्वेश्चन ये था कि 6 माह के भीतर जो है पंचायत भंग होने के बाद चुनाव करा लेने चाहिए।
आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस योजनाओं में कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है। तो बताइए आप लोग कौन सी है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी कोविड-19 महामारी के कारण, जिनके माता पिता मतलब कोविड-19 की वजह से जो है वो ख़त्म हो गए थे, उनको पढ़ाई के लिए योगी सरकार ने योजना चलाई थी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसमें 2000 बच्चों को जो है मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त खाना, भरण पोषण, पढ़ाई सब कुछ संबंधित दिया गया था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया। 8वें पे आ जाते हैं कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है या राज्य सरकार के साथ लागत सहभागिता अनुपात कितना है। मतलब कितना राज्य सरकार जो है इसमें पैसा देती है इंदिरा आवास योजना में और कितना केंद्र सरकार देती है। तो आप लोग देखिए 50-50 के आधा आधा देते हैं या 25-75, ठीक है, क्या ऐसा देते हैं, या 20-80 ऐसा देते हैं, या 75-25 ये देते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 75 और 25। केंद्र समर्थित योजना है, केंद्र देता है 75%, राज्य देता है 25%। तो आगे हम लोग चलते हैं। सीमांत जोत का आकार क्या है, मतलब कितना जो है खेत, कौन सा कृषक, अगर कोई कृषक है मान लीजिए, वो कितना जो है खेती कर रहा है तो हम उसको सीमांत कृषक में मानेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि जो भी कृषक होता है, अगर आप 1 हेक्टेयर लगा रहे हैं, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से अधिक या 1 से 2 हेक्टेयर, आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो 1 हेक्टेयर से कम जितने कृषक होते हैं, जितने भी कृषक ऐसे होते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम में खेती करते हैं, वो किस में आते हैं, सीमांत कृषक में आते हैं। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए आगे हम लोग अब 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर इसको कोई नहीं कर पाया तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो देखिए पहले 16 नगर निगम थे, उसके बाद में 17 नगर निगम बना दिए गए हैं। तो नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई, 17। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तब तो बिल्कुल सही है, अगर बी नहीं लगाया है तो याद कर लीजिए, अभी से याद कर लीजिए ताकि आगे गलती ना करिए। 17 होगा। आगे है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है। वर्ग मीटर नहीं पूछा है, वर्ग गज पूछा है। तो क्या 4800 वर्ग गज या 4820, 4850, 4840। तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा कि 1 एकड़ जो है वो 4840 वर्ग गज का होता है, यानी आंसर है ऑप्शन सी। आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, 4840 वर्ग गज। आगे 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से है कि प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पे तो आंसर आप आराम से दे पा रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का योजना है और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में आ जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का योजना है। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आगे हम लोग लेते हैं सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है इसको बताएंगे कि सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। लखनऊ में है, गोंडा में है, बलिया में है या हरदोई में है सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए ये ना ही लखनऊ में है, ना ही गोंडा में, ना ही बलिया में है। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, हरदोई में है। आगे हम लोग ले लेते हैं उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा जो है, आप लोगों को पता होगा कि नरौरा एकमात्र परमाणु संयंत्र है उत्तर प्रदेश का। तो किस जनपद में स्थित है आप लोग बताइए। नरौरा कहाँ पे है, आगरा में है, बुलंदशहर में है या फिर दोनों में आ जाता है, थोड़ा आगरा में पड़ता है, थोड़ा बुलंदशहर में। तो देखिए ये सी ऑप्शन आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बुलंदशहर में ही पड़ता है उत्तर प्रदेश का नरौरा। आगे हम लोग देख लेते हैं लाल मृदा लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो
तो देखिए क्या मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, या गोंडा और श्रावस्ती में लाल मिट्टी पाई जाती है, गोरखपुर, संत कबीरनगर, गाजीपुर, बलिया। तो आप लोग देखे होंगे गोंडा, श्रावस्ती इधर सब मतलब बारिश वाले क्षेत्र हैं, नेपाल के बगल में पड़ते हैं। गोरखपुर, संत कबीरनगर इधर सब बहुत ज़्यादा मतलब उपजाऊ ज़मीन है। गाजीपुर, बलिया ये भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन वाले क्षेत्र हैं। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो है इधर बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ जो है लाल मिट्टी वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए 15 प्रश्न हो चुका है, आप लोग अपना चेक करते रहिएगा कितना आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको देना चाहिए कि भदोही है, हमीरपुर है, ललितपुर है या फिर महोबा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए भदोही से कंफ्यूज मत होइएगा, भदोही सबसे छोटा जिला है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए तो महोबा जो है वो सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के मामले में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, महिगिरी जनजाति उत्तर प्रदेश में किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बताइए महिगिरी एक जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। बिजनौर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सोनभद्र। तो देखिए जो लोग बिजनौर से होंगे वो जानते होंगे कि बिजनौर में जो है महिगिरी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए फिर से आ गया बलवंत राय मेहता समिति से कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1958 में आई थी और 1959 में जो है, देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ, 1957 या 58 में आई थी रिपोर्ट बलवंत राय मेहता की, और पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में लागू किया गया था। ये तो कंफर्म है कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया था बलवंत राय मेहता से, तो 1959 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग बताइए 15 मई 1948, 15 मई 1947, 15 मई 1950 या फिर 15 मई 1951। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका 15 मई 1947। 15 मई 1947 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन प्रारंभ हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाया तो उसको डूब मरना चाहिए। पहली बात तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ होगा लेखपाल के लिए अगर इसने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। तो 80 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जाते हैं। कितने सदस्य? 80। राज्यसभा में कितने जाते हैं? 31। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए 20 क्वेश्चन हो चुका है। तो अगर आपको फिर से कह रहा हूँ ये सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपका कितना सही होगा, 25 में से कितना सही होगा, तो बिना ही मतलब कोई देखिए वो मत करिएगा फर्जीवाड़ा। आप लोग जो है अपना मार्क्स जो है नीचे लिखिएगा कि मेरे इतने मार्क्स सही हुए हैं, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरे 25 में से 20 सही हुए हैं, मेरे 18 सही हुए, 19 सही हुए, 17 सही हुए हैं। आप लिखिएगा ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में। तो देखिए बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप लोगों को पता होगा बंदोबस्त व्यवस्था का सबसे पहले शुभारंभ कौन किया था। अकबर किए थे, अलाउद्दीन खिलजी किए थे, शेरशाह सूरी किए थे या फिरोज शाह तुगलक किए थे। तो देखिए शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी जब से आया था उसने बहुत सारे बदलाव किए थे, जिसमें से एक बंदोबस्त का शुभारंभ था। आगे हम लोग देख लेते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आप लोग अंकित भाटी टेस्ट दिए होंगे, रोजगार उसका भी दिए होंगे टेक्स्ट बुक का, तो सब में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए 1 अप्रैल 1997 नहीं, 1 अप्रैल 1998 नहीं, जब अटल जी 1998 में आए थे उसके बाद उसके 1 वर्ष बाद यानी 1 अप्रैल 1999 में को चालू कर दिया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अटल जी द्वारा चलाई गई थी। आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। डेट तो आपको नहीं पता रहा होगा, लेकिन आपको ईयर सबको पता रहा होगा कि 1952 में शुरू हो गया था। तो देखिए ऑप्शन भी उसी तरह दिया है, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1947, 10 अक्टूबर 1950, 1948। तो ऑप्शन से ही मान सकते हैं। तो गांधी जी के जन्मदिन के दिन उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को ये दोनों, ये एक ऊपर वाला 1 अप्रैल 1999
स्वर्ण जयंती योजना और साथ में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये दोनों जरूर याद कर लीजिएगा। ये हर मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा आया है, कठिन क्वेश्चन आया है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 20 फिफ्स बराबर जौ या जौ, 20 जब बराबर 1 दशमलव या डिसमल, 12 पाई बराबर 2 आना, 16 आना बराबर 1 रुपया। तो देखिए सब कुछ इसमें सही है। 16 आना 1 रुपये के बराबर होता है, 20 फिफ्स जौ या जौ के बराबर होता है, 20 जौ जो है 1 दशमलव या डिसमल के बराबर होता है, लेकिन 12 पाई जो है वो 2 आना के बराबर नहीं होता है। 12 पाई जो है वो 2 आना के बराबर नहीं होता है। यही ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए आज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब तक आप लोग को पता चल गया होगा आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया या गलत किया, तो उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो देखते हैं क्या है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। क्यों अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था? कि लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए अपनाई गई थी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी, कृषकों को शिक्षित करने के लिए अपनाई गई थी, उपयुक्त रूप से कोई नहीं। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था ना ही राजनीतिक जागरूकता से संबंधित है, ना ही कृषकों को शिक्षित करने से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र में शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए बनाई गई थी कि गांव का व्यक्ति भी राजनीति में पार्टिसिपेट करे। इस वजह से जो है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे समाप्त होता है। ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपका समाप्त होता है। तो अगर आपके देखिए मैंने फिर पहले ही बोला था, तो अगर आपके ये सही आ रहे हो 20 क्वेश्चन, तब तो आप एकदम परफेक्ट हैं, एक्सीलेंट हैं। आप समझिए मतलब आपका ग्रामीण परिवेश एकदम अभी से ही तैयार है। लेकिन अगर आप 20 नहीं कर पा रहे हैं, आप 15 प्लस हैं, तब तो मान के चलिए मतलब आप अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आप तैयार कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आपका अच्छा तैयार है। लेकिन अगर आप जो है इससे भी नीचे आते हैं, 15 के भी नीचे हैं, तो ये मान के चलिए आपकी मेहनत करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है अगर आपको लेखपाल में सिलेक्शन पाना है तो चलिए वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 आपके पास बहुत ही जल्दी आएगा। बाकी जितना भी आपने क्वेश्चन किया है नीचे सही लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपना लिखिएगा आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।